हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि कुमार। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको वादा किया था कि इस यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स पर हम आपको 9th और 10th की मैथमेटिक्स का कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। उसका ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस कंटेंट पे नए आए हैं या इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपसे इतना ही सपोर्ट चाहता हूँ। चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। जो हमारी मैथमेटिक्स की यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो यूनिट 1 है नंबर सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। जो हमारे नंबर सिस्टम है, हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर की लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, 5, 8, 9 एटसेट्रा। जैसा कि आप जानते होंगे, नंबर लाइन इधर और इधर दोनों साइड इंफिनिटी तक जाती है। बीच में जीरो होता है, इधर माइनस, इधर प्लस। जैसे कि हमारा है 1, इस नंबर को हम नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 है, इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें आगे तो हम इसको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5। अब इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि √7 हुआ, -√7, -√5। ये वो नंबर है जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द नंबर which can represent in the form of in the number which can represent on the number line called a real number. The number which cannot represent on the number line is called a imaginary number. ये इमेजिनरी नंबर हमें क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा, जो हमारे क्लास 10th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर आएगा। क्लास 10th में बेसिकली हमें रियल नंबर के बारे में पढ़ना पड़ता है। आइए देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स को क्लास 10th में रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है रेशनल नंबर और एक है हमारा इरेशनल नंबर। रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर।
रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई नंबर है 5 और अगर इसको जीरो से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ये मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं है। इस ये एक अनडिफाइंड टर्म है। क्या है? अनडिफाइंड टर्म। और जैसे कि कोई नंबर है 2, ये एक रेशनल नंबर है। कैसे? अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, ल- तो सर ये रेशनल नंबर कैसे हुआ? ये रेशनल नंबर ऐसे होता है कि कोई भी यूनिट डिजिट है उसकी जो फॉर्म होती है, जैसे ये 2 है, 2 अपॉन 1 की फॉर्म होती है, जिसमें 2 हमारा न्यूमिनेटर होता है और 1 हमारा डिनोमिनेटर होता है। इसलिए 2 एक रेशनल नंबर है। आइए इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ना तो ये कंप्लीटली टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। ना ही ये कंप्लीटली टर्मिनेट होते हैं और ना ही ये रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए √2, √3 और पाई। आइए रियल नंबर्स के दो पार्ट्स हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेशनल नंबर, द नंबर which are represent in the form of p upon q where q does not equals to zero is called a rational number। जैसे कि एग्जाम्पल 2, 3/4, 8/9 एटसेट्रा। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। द नंबर which cannot represent in the form of p upon q is called a irrational number। ये नंबर जो होते हैं ना तो ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताई देता हूँ। जैसे कि √2 होता है। √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है, √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41421 और ये आगे तक एक्सटेंड होती जाती है। जैसा कि आपने देखा कि √2 है, इसकी वैल्यू है 1.41421 और सो ऑन। यहाँ पे ऐसा कोई भी टर्म या कोई भी ऐसी साइकिल या कोई भी ऐसा पैटर्न जो रेगुलर फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, 1 सेकेंड टाइम पे रिपीट हुआ है, लेकिन उसके साथ कोई और ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनना जिसे हम कह सकते हैं कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसलिए ये जो टर्म है ये ना तो रिपीट होता है और ना ही कंप्लीटली टर्मिनेट होता है। ऐसे ही हमारा पाई है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो सर ये एक रेशनल नंबर क्यों नहीं है? देखिए ये जो पाई है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू 22/7 है। जो पाई है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.1415 और सो ऑन। पाई की अभी तक पूरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई है। अभी तक जितनी वैल्यू कैलकुलेट हुई है उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए ये पाई भी हमारी इरेशनल कैटेगरी में आता है, जिस जो कैटेगरी इस इस पैटर्न को फॉलो करती है, जिसमें ना ही तो नंबर रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है। आगे चलते हैं। जो हमारा रेशनल नंबर है इसको भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
देख लेते हैं वो कौन कौन से पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर्स को भी हमने चार कैटेगरी में बांटा है। आइए देखते हैं कौन कौन सी वो कैटेगरी है। चार। पहला जो है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से शुरू होते हैं और इन्फानाइट तक जाते हैं। दूसरा है हमारा होल नंबर, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फानाइट तक जाते हैं। तीसरा है हमारा इंटीजर। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। और तीसरा है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी तीन तरह का होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो रेशनल नंबर है, इसके अंदर जो कैटेगरी है और जो इरेशनल नंबर है, ये रियल नंबर रिप्रेजेंट कर का एक तरीका है। ये पूरा एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करने के फॉर्म है। इस पैटर्न में हम रियल नंबर इन उसमें रियल नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर के चार टाइप: नेचुरल, होल, फ्रैक्शन और इंटीजर। नेचुरल नंबर, the number which started from 1 and up to infinite called a natural number. Whole number, the number which started from 0 and up to infinite called whole number. Fraction, the form of representation of real number in in the fraction form or in decimal form. ये तीन तरह की होती हैं। improper fraction, proper fraction, mixed fraction। इस पूरे पार्ट्स को इस पूरे पार्ट को, फ्रैक्शन फॉर्म को, मैं अभी आपको नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर में पूरा समझाऊंगा। इंटीजर हमारे दो तरह के होते हैं, इवन और ऑड। और इंटीजर को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इस पे ध्यान देना कि इसके टाइप दो होते हैं, इवन और ऑड, और इसकी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म दो होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा कि हमने देखा, रेशनल नंबर का सब टाइप होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइम नंबर और एक है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली वन और इटसेल्फ। ये वो नंबर हैं जो या तो केवल अपने आप से कटेंगे या वन से कटेंगे। जैसे कि दो है, तीन है, पांच है, सात है। टू स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, जैसे कि हम देखते हैं थ्री। थ्री एक ऐसा नंबर है, या तो ये वन से कटेगा या फिर थ्री से कटेगा। इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं है जो इसे कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ऐसे फाइव है, फाइव भी केवल वन से कटेगा या फाइव से कटेगा। सेवन है, सेवन भी केवल वन से कटेगा या सेवन से कटेगा। ऐसे इलेवन है, नाइनटीन है, थर्टीन है। ये सब वो नंबर है जो या तो अपने आप से कटेंगे या वन से करेंगे। इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कम से कम तीन फैक्टर और तीन से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि कोई नंबर है एट। एट एक ऐसा नंबर है जो वन से डिविजिबल है।
2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 अपने आप से भी डिविजिबल है। ऐसे ही है, ऐसे ही हमारा 14 है। 14 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है और 14 इटसेल्फ यानी कि खुद से भी डिविजिबल है। ऐसे ही 12 है, 12 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 12 इटसेल्फ से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अ नंबर हैविंग एट लीस्ट 3 एंड मोर देन 3 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। इस कंपोजिट नंबर का आपको इस चैप्टर में आगे यूज होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रैक्शन फॉर्म, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। नेचुरल नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद इंटीजर्स की फॉर्म दो होती है रिप्रेजेंट करने की, पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म। और इंटीजर्स के दो टाइप होते हैं, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। लास्ट हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन 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 के तीन टाइप होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर इन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। आइए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। ये पार्ट्स हमारा रियल नंबर्स की फॉर्म से रिलेटेड है। इसमें हमें रियल नंबर्स की फॉर्म समझनी है कि हम रियल नंबर्स को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अक्सर बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म क्या है। ये वो रट लेते हैं कि जो रियल नंबर होता है, जो रेशनल नंबर होता है या जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। मैं आपको इसको पूरे डिटेल में समझाता हूँ ये क्या होता है, कैसे होता है। जो पहला टाइप है हमारे फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर की, जो पहली कैटेगरी है वो है इंटीजर फॉर्म। इंटीजर फॉर्म दो टाइप्स की होती है, पहली होती है पॉजिटिव फॉर्म और दूसरी होती है नेगेटिव फॉर्म, जिसमें जिसके एग्जांपल है 2, 5, 8, -9, -11 या -16 एक्सेट्रा। ये जो इंटीजर फॉर्म होती है इसको हम दो पार्ट्स में दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म और एक होती है नेगेटिव इंटीजर फॉर्म। जो मेन है वो है हमारी सेकंड कैटेगरी, डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म। इसमें अक्सर बच्चों को डाउट रहता है। डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जो रिप्रेजेंट करती है रियल नंबर्स को। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये एक डेसिमल फॉर्म है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, एक 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स और 2 टाइम्स। ये इस डेसिमल फॉर्म की ही एक फ्रैक्शन फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म एक ही है, अलग अलग बातें नहीं है। अब देखते हैं ये टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया 5/2, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से कट जाएगा और रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा। चाहे डेसिमल में आए लेकिन पूरी तरीके से कट जाएगा। तो ये जाएगा 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10। ये जो हमारा नंबर है, न्यूमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसी फॉर्म को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग फॉर्म। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं, कोई आप बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे कि 243 इज डिविजिबल बाय 5।
जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 और 5 6 जा 30, 4.86। ये एक ऐसी फॉर्म आ गई, इस फ्रैक्शन फॉर्म की एक ये ऐसी डेसिमल फॉर्म आ गई जो कंप्लीटली टर्मिनेट है, ये पूरी तरीके से टर्मिनेट है। इसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, यहीं इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसे ही हम टर्मिनेटिंग फॉर्म कहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये टर्मिनेट तो नहीं होगी लेकिन रिपीट होगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक फ्रैक्शन ले लेते हैं हम 1/9। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 1 को 9 से तो पहले पॉइंट लगाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, 1 टाइम जाएगा और फिर 1 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम, ऐसे ये चलता रहेगा। इसी को रिप्रेजेंट करने की एक फॉर्म बना दी, इसी रिपीटेशन को बार बार 1 1 1 1 या इसी टर्म को बार बार ना लिखना पड़े, इसी के लिए एक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म बना दी हमने। 1 के ऊपर बाल लगा दिया। इसका मतलब ये होता है ये जो 1 है ये बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। आइए मैं इसकी एक और फॉर्म आपको बताता हूं। 241 इज डिविजिबल बाय 99। जब मैं 241 को 99 से डिवाइड करूंगा तो सबसे पहले 2 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ये 4 टाइम जाएगा, फिर 3 टाइम, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3। आपने देखा कि 4 और 3 इन दो टर्म की एक साइकिल रिपीट हो रही है, दो टर्म की एक साइकिल रिपीट होती है। तो हम इस 4 और 3 को बार बार ना लिखकर इस 4 और 3 के ऊपर बाल लगा देते हैं। इसका मतलब भी ये होगा 2.43 2.43 चलता चला जाएगा। यही फॉर्म जो होती है यही हमारी टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है। जो हमारा लास्ट टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म, ये जो फॉर्म है या इस कैटेगरी को हमारे इर्रेशनल नंबर फॉलो करते हैं, और इन दो कैटेगरी को टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी को रेशनल नंबर फॉलो करते हैं। अब देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इरेशनल नंबर में भी बताया था कि √2 एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, √3 एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। ये √3 √2 √5 पाई √7 ये सब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कैटेगरी को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है √2 इसकी जो वैल्यू होती है 1.4141 एक्सेट्रा आगे चलती चली जाती है। इसमें कोई भी साइकिल या कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ऐसी तरीके से √3 है, √3 में हमारा √3 की जो वैल्यू है वो है 1.73205 एक्सेट्रा, ये भी आगे तक चलती चली जाती है। इसमें भी आप देख रहे हो कोई साइकिल फॉलो, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ऐसी पाई में पाई की ये वैल्यू है, इसमें कोई पैटर्न या कोई साइकिल फॉलो नहीं हो रही। अब
मैं आपको पूरा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर जिन्हें हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर वो नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स के दो पार्ट्स हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर वो नंबर है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग फॉर्म के होते हैं और रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म के होते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये नंबर ना ही तो टर्मिनेट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। अब रेशनल नंबर के अंदर भी हमने चार कैटेगरी पढ़ी, जिसमें पहला है नेचुरल नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। दूसरा है हमारा होल नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। और तीसरा है हमारा फ्रैक्शन और चौथा है हमारा इंटीजर फॉर्म। इंटीजर में दो है, इवन और ऑड। फ्रैक्शन के तीन टाइप है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन का टाइप भी है, बेसिकली इस चैप्टर में हमें तीन चीजें पढ़नी है। पहला है यूक्लाइड डिवीजन लेमा, दूसरा है यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम, तीसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहला है हमारा यूक्लाइड डिवीजन लेमा। हमारा चैप्टर है रियल नंबर, उसका ये पहला टॉपिक है यूक्लाइड डिवीजन लेमा। पहले मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी समझा देता हूं। कोई भी नंबर है ए, वो डिवाइड हो रहा है बी से, और इधर आएगा उसका क्वोशिएंट और इधर आएगा रिमाइंडर। ये जो नंबर डिवाइड करता है वो होता है डिवाइजर। जो लास्ट में बचता है उसे कहते हैं हम रिमाइंडर। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। और जो नंबर इस डिवाइजर ये डिवाइजर जिस डिविडेंड को डिवाइड करता है, जितने टाइम में वो जाता है उसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट। क्वोशिएंट। मैंने आपकी इसकी टर्मिनोलॉजी समझा दी। इसे हम डिवाइजर कहते हैं जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड होता है उसे डिविडेंड बोलते हैं, जितने टाइम्स में डिवाइड होता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, और जो रिमाइंडर जो लास्ट में बचता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। अब मैं आपको यूक्लाइड डिवीजन लेमा का बेसिक बताता हूं कि ये यूक्लाइड डिवीजन लेमा आया कहां से। किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। कोई नंबर ले लिया हमने 25 और इसको डिवाइड करा 7 से, तो एक हमारा क्वोशिएंट आएगा, 3 टाइम्स आएगा 21 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 4। ये क्या है हमारा रिमाइंडर। ऐसे ही दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। 43 को डिवाइड करना है 5 से, तो 8 टाइम्स जाएगा। जब हम 43 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा और 40 आ जाएगा। यहां हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे ही डिवाइड करते 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 यूक्लाइड जी ने एक बात ऑब्जर्व करी कि जो हमारा डिविडेंट है
अगर मैं डिवाइजर और कोशेंट के प्रोडक्ट, डिवाइजर और कोशेंट के प्रोडक्ट मैं प्लस रिमाइंडर कर दूं तो ये मेरे डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा। यूक्लाइड डिवीजन लेमा बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है जो यूक्लाइड जी के द्वारा करी गई थी कि जो हमारा डिविडेंट होगा वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होगा। जहां पर अब इन्होंने नेक्स्ट बात ये कही, वेयर जीरो जो हमारा रिमाइंडर होगा, जैसे ये 4 रिमाइंडर है, ये 0 से तो बड़ा होगा लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। अब इस बात को देख लेते हैं कैसे। इस चीज का हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है उसमें भी यूज होगा और उस टाइप के बनने वाले ज्यादातर क्वेश्चंस में इसी का यूज होगा। जो हमारे मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होता है। इस बात को आप ध्यान से समझिए। देखिए जैसे कि ये नंबर है 25, अगर मैं इस नंबर को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आ गया 4। अब मैंने आपसे एक बात कही थी, वो बात ये थी कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा, मतलब 7 से छोटा होना चाहिए वो नंबर। अगर मैं यहां मान लीजिए 25 की जगह पर 27 ले लेता हूं तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक है, पहला। अगर मान लीजिए मैं यहां पर 25 की जगह पर 28 ले लेता हूं तो भी 3 टाइम जाएगा वो, सॉरी, अगर मैं, हाँ, अगर मैं यहाँ 26 ले लेता तो 3 टाइम जाता 21 और यहाँ रिमाइंडर आता 5। अगर मैं यहाँ पे 27 ले लेता हूं तो भी 3 टाइम जाएगा और 26 और रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 6। अब नेक्स्ट ये देखिए, अगर मैं यहाँ 28 ले लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे 28 ले लेता हूं तो ये 4 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। आप समझे? इसका मतलब कि जब मैंने 25 से डिवाइड करा था तो रिमाइंडर मेरा 4 आया, 26 से करा तो 5 आया, 27 से करा तो 6 आया। जैसे ही मैं 28 पर पहुंचा तो ये 7 ने कंप्लीटली उसको डिविजिबल कर दिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि इसको मैं इस बात को इस तरीके से लिख सकता हूं, 28 इज डिविजिबल बाय 7 लिख सकता हूं, बिल्कुल। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 20 इज डिविजिबल बाय 21 इज डिविजिबल बाय 7 प्लस 20 वो 7 इज डिविजिबल बाय 7, 21 प्लस 7 और इज डिविजिबल बाय 7। जब आप यहां देखेंगे तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये 1 टाइम कट जाएगा और हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा और क्वोशिएंट आएगा वो 4 आएगा। मतलब जो हमारा डिवाइजर होगा, रिमाइंडर होगा, वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। अब वो मैंने आपको समझा दिया कि वो कैसे होगा। अब आइए यूक्लाइड जी ने जो बात कही थी उसे एक बार देख लेते हैं। अब देखते हैं यूक्लाइड जी ने अपनी थ्योरम में क्या कहा था। उन्होंने कहा फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, जहां ए हमारा डिविडेंट है और बी हमारा डिवाइजर है, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर आर सच डेट, आर की बात तो उन्होंने ये कह दिया, मतलब
अगर कोई भी एक पॉजिटिव डिविडेंट है, जैसे कि इन्होंने यहाँ ए माना है, अगर हम उसको किसी पॉजिटिव डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो उनकी जो फॉर्म होगी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की जो फॉर्म होगी वो एक यूनिक फॉर्म होगी। मतलब उस नंबर से उस नंबर को डिवाइड करने पर क्वोशिएंट और रिमाइंडर कभी अलग नहीं आ सकता, वो एक अपने आप में यूनिक फॉर्म होगी। उसके अलावा उस जैसी फॉर्म उस नंबर को और उस नंबर से डिवाइड करने पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। समझ गए? अब इन्होंने ये वाली बात ऐसे कहा, इन्होंने ए को एक डिविडेंट रखा, बी को एक डिवाइजर रखा, क्वोशिएंट क्यू क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर आर हो गया। इसी बात को उन्होंने ऑब्जर्व करते हुए ये कह दिया कि जो हमारा डिविडेंट होगा वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा, जहां हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। बस यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और कुछ नहीं है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा दिया। अब मैं इस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई या अदर बोर्ड्स में अक्सर डिजिट बदल कर रिपीट होते रहते हैं, उन क्वेश्चंस का एक एक या दो दो टाइप कराऊंगा, जिससे आप क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ जाएं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का पहला टाइप है, या आप कह सकते हैं पहला फॉर्मेट है क्वेश्चन का। इसमें क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको तीन चीज गिवन होगी, या तो वो क्वेश्चन दे देगा, रिमाइंडर दे देगा, डिविडेंड दे देगा, तो डिवाइजर पूछेगा। रिमाइंडर क्वेश्चन और डिविडेंड दे देगा, डिवाइजर पूछेगा, डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर दे देगा तो डिविडेंड पूछेगा। और मतलब कुल मिला के आपको वो कोई भी तीन न्यूमेरिकल वैल्यू देगा और चौथी आपसे फाइंड कराएगा। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे कि पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। अब हम देखेंगे कि गिवन हमें क्या क्या है। क्वेश्चन को देखते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, कोई ऐसा नंबर जिसे हम 73 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे हमें एक बात पता चली कि ये जो 73 है ये हमारा डिवाइजर है। गिव्स 34 एज अ क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन में ही बता दिया कि जो 34 है वो हमारा क्वेश्चन है। 23 एज अ रिमाइंडर, 23 हमारा रिमाइंडर है। फाइंड द नंबर, उस नंबर को बताइए वो नंबर क्या है। जैसे कि मैंने आपको ऐसे अंडरलाइन करा, बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ऐसे अंडरलाइन कर लेना है, उससे आपको हाईलाइट चीजें हो जाएंगी और आप आसानी से उसी चीज को देख पाएंगे जिसे जो चीज आपको दी हुई है। आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम देखते हैं गिवन क्या है हमें। गिवन हमें है डिवाइजर। सबसे पहले हमें डिवाइजर गिवन है। डिवाइजर कितना है हमारा? 73। फिर हमें क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन कितना है हमारा? 34। फिर हमें रिमाइंडर गिवन है। रिमाइंडर कितना है? 23। अब हम यहां लिखेंगे लेट द नंबर इज या फिर द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। अब हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड टू डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हम ये बात जानते हैं कि जो हमारा डिविडेंट होगा वो बराबर होगा क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इस बात को भी हमें लिखना पड़ेगा।
where r is greater than equals to 0 but स्मॉलर देन डिवाइजर। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इस फॉर्मेट को जो हमने डिवाइजर लिखा था, हमने डिविडेंड को क्या माना एक्स, एक्स को हम ऐसे लिखेंगे और डिवाइजर क्या है हमारा 73, क्वेश्चन क्या है 34, रिमाइंडर क्या है 23। ठीक है, अब हम 73 और 34 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 73 is multiplied by 34, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 8 1 4 2। जब हमने 34 और 73 का मल्टीप्लाई करा तो हमारा जो प्रोडक्ट आया वो आया 2 4 8 2। रिमाइंडर हमारा कितना था 23। अब हम इसमें 23 ऐड कर देंगे। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट इसको इसमें बस ऐड करना है, 3 2 5 3 2 5 2 और 8 10 0 1 5। ये कैमरे में नहीं आ रहा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, इधर साइड से लिख देता हूं। जब हम 2 4 8 2 को प्लस करेंगे 23 से तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5 0 5 3 5 0 5 2 2505 2505। ये हमारा क्या आ गया आंसर। मतलब जो हमने कंसीडर करा था लेट द नंबर इज एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 2505। अगर इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस नंबर को इस नंबर को 73 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं इस नंबर को 73 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट मेरा 34 आएगा और रिमाइंडर मेरा 23 आएगा। अब ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उसको करके उसका आंसर कमेंट में हमें बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है, आपको इस क्वेश्चन को करना है और इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। मैंने जैसा कि इसमें आपको बताया कि इस टाइप में कोई भी 3 चीजें आपको गिवन होंगी और चौथी आपसे निकलवाएगा। अब ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का टाइप 1 है, मतलब इस टाइप का पहला क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा पे टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप 2 की तरफ चलते हैं। आइए हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का टाइप 2 का क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादातर क्वेश्चंस में एग्जाम में आता रहता है। ये 2019 2021 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डिजिट बदल सकती है लेकिन इस क्वेश्चन का फॉर्मेट यही होगा। अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है या इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या है या इसका मेथड क्या है, तो आप इस तरीके के सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मुझे आपको एक चीज सिखानी होगी, वो देखते हैं क्या है।
जैसा कि मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताया था कि कोई भी नंबर बी अगर हम उसको ए से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट क्यू आएगा और रिमाइंडर आर आएगा। यहाँ पे एक बात जो हमने कहा था, जिस बात के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि जो रिमाइंडर होगा वो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो डिवाइजर से छोटा होगा। मान लीजिए कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उस नंबर को मान लेता हूं मैं ए। उस नंबर ए को उस नंबर ए को मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर 2 से डिवाइड करता हूं, तो यहां पे रिमाइंडर की कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 2 पॉसिबिलिटी होंगी। देखिए, रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी मैंने आपको पहले बताया था और एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। कोई नंबर है 8, जो जिस इस 8 का 2 एक फैक्टर है। अगर हम इस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 2 4 जा 8, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब मैं इसी को नेक्स्ट देखता हूं, उसी नंबर 2 से मैंने इसका एक आगे यानी कि 9 से डिवाइड करा तो भी 4 टाइम्स आएगा, 8, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब एक नंबर है, अब मैं एक और प्लस करता हूं इधर, ये आ जाएगा 10। अब इस 10 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 टाइम जाएगा और 10 आ जाएगा। आपने देखा कि यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया और फिर रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब अगर मैं इस बात को ऐसे एक्सप्रेस कर दूं कि जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 8/2 प्लस 2/2। तो मतलब ये 2 तो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ना। तो टू तो रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, रिमाइंडर हमारा 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। मतलब जब हमारा कभी भी डिवाइजर 2 होगा तो केवल 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, रिमाइंडर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर है, 76 नंबर है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा 2 टाइम जाएगा, 6, रिमाइंडर कितना आ गया? 1, 6 उतार दिया नीचे, 5 टाइम जाएगा, 15 आ गया, 1 आ गया। बेसिकली मैं आपको एक और बार बताता हूं कि कोई नंबर है 3, उस अगर वो डिवाइजर है, किसी भी नंबर का डिवाइजर है, तो यहां रिमाइंडर की कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, 3। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? आर हमारा 0 हो सकता है, पहला केस। दूसरा केस, आर हमारा 1 हो सकता है और आर हमारा 3 हो सकता है, वो 2 हो सकता है। आर कभी भी 3 नहीं हो सकता, आर कभी भी 3 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। क्यों? देखिए कि जब मैंने इस नंबर को 76 को इससे डिवाइड करा 3 से तो रिमाइंडर मेरा कितना आया? 1 आया। अगर मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूं डिविडेंड में, 77 कर देता हूं, और अगर इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 75 आ जाएगा, रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा? 2। अगर मैं इस 77 में एक और ऐड कर देता हूं तो आपने एक चीज देखा कि ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा इससे।
ये 26 टाइम इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। मतलब कि हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें और जो उस नंबर का डिवाइजर होगा, रिमाइंडर उस नंबर के बराबर नहीं हो सकता और उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि कोई भी नंबर ए अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर की 5 पॉसिबिलिटी बनेंगी। रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। रिमाइंडर कभी भी 5 नहीं हो सकता, 5 से ज्यादा 6 नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर ए है, मैं उसको 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ रिमाइंडर की केवल 7 पॉसिबिलिटी बनेंगी। रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। रिमाइंडर कभी भी 7 नहीं हो सकता। अगर वो 7 हो जाएगा तो 7 उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। मतलब रिमाइंडर 7 नहीं हो सकता और 7 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसे पहले समझिए। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, मतलब आया समझ में कि कोई भी नंबर 2q की फॉर्म में है तो हम उसे किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और 2q प्लस 1 की फॉर्म में है तो ये जो फॉर्म होगी ये किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म होगी। मैंने आपको ऑड और इवन नंबर समझाए थे। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होंगे और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि उसने जो डिवाइजर माना है, हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से कि जो हमारा डिवाइजर होगा वो 2 होगा। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि डिवाइजर हमारा 2 होगा। अब यहां से दूसरी चीज आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारा रिमाइंडर होंगी उनकी केवल 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, r इक्वल्स टू 0 और r इक्वल्स टू 1। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये आपको खुद क्वेश्चन में देख के पता करना होगा कि डिवाइजर क्या है। अब देखिए, पहले इस क्वेश्चन में हमें लेट करना पड़ेगा। लेट द नंबर इज लेट बी आ पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू ए। ये सबसे पहले हमें लेट करना होगा। ये लेट करने के बाद अब हमें यहाँ दूसरी बात लिखनी होगी। हमें ये तो पता चल गया इस फॉर्मेट को देख के कि ये हमारा डिवाइजर है, तो अब हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग ए बाई 2, ऑन डिवाइडिंग ए बाई 2 लेट क्यू बी द क्वोशिएंट एंड आर
बी द रिमाइंडर। अब हमने इतना लिख दिया कि हमने मान लिया वो जो इंटीजर है वो a है, और जब हम उस इंटीजर a को 2 से डिवाइड करेंगे तो q तो हमारा क्वोशिएंट होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो r हमारा रिमाइंडर होगा। अब हम यहां लिखेंगे वी नो दैट, वी नो मैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको तो लिखना पड़ेगा। वी नो दैट बाय यूक्लाइड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा, हम ये बात जानते हैं कि जो डिविडेंट होगा वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होगा, जहां जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। देखिए मैं हर बार इस बात को लिख रहा हूं, अगर आपके 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं और अगर आप इस बात को नहीं लिखते तो एग्जामिनर आपका यहाँ आधा नंबर काट लेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपको 100 में से 100 मिले। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात लिखेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ जानते हैं कि जो हमारा डिवाइजर है वो 2 है, तो लिखेंगे यहाँ a इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू प्लस आर। अब हम ये भी जानते हैं वेयर आर की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2, वेयर आर इक्वल्स टू 0 एंड आर इक्वल्स टू 1, केवल ये 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। अगर आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। देखिए कि हमारे पास यहाँ 2 केस बनेंगे। पहला केस, केस 1, आर इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू 0। केस 2, आर इक्वल्स टू 1। हमारे पास यहाँ 2 केस बनेंगे। एक तो बनेगा आर इक्वल्स टू जब 0 होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। दूसरा केस जब बनेगा जब हमारा आर इक्वल्स टू 1 होगा। अब हमने यहाँ अपनी थ्योरी तो पूरी लिख दी है, अब यहाँ केवल हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखना है। आगे नेक्स्ट, जब हम यहाँ देखेंगे कि r इक्वल्स टू 0 है तो हम ये बात तो जानते हैं, इसको उतारेंगे a इक्वल्स टू 2q प्लस r, वेयर r हमारा कितना है, 0। इस बात को हम बॉक्स में बंद कर देंगे। दूसरी बात कि जब हम r को 1 लेंगे तो 2q प्लस 1 होगा, r 2q प्लस r, और r इक्वल्स टू 1 होगा तो 2q प्लस 1 हो जाएगा। इसको भी हम अपने बॉक्स में बंद कर देंगे। अब कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। ये क्यू को हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, जो भी नंबर आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा, होगा वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं इट इज द फॉर्म ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर उसी इवन नंबर में, जैसे मैं आपके लिए बता दूं, क्योंकि हमें कोई वैल्यू पुट कर देता हूं, सपोज करिए मैंने 2 पुट कर दी, तो इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि एक ऑड नंबर है। कोई और मान लीजिए 100 के प्लस मान लीजिए, 100 प्लस, तो मैं मान लेता हूँ 103 मान लेता हूँ। 103 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 206 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 207। ये भी एक ऑड नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो a इक्वल्स टू 2q है और a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 है, ये एक पॉजिटिव इवन इंटीजर फॉर्म है, और ये एक ऑड इवन इंटीजर
फॉर्म है। तो यही आप लिख देंगे हैंस, ये दोनों चीज लिख के केस 1 केस 2 लिखकर इधर लिख देंगे हम हैंस प्रूफ। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बनने वाला सेकंड टाइप का क्वेश्चन करा दिया। मैं समझता हूं कि आप इस फॉर्मेट पे आने वाले और भी क्वेश्चन आप अब खुद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मुझे और भी क्वेश्चन कराने हैं, फिर आप कहेंगे कि कंटेंट सर ज्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करता हूं। और देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग 9th और 10th को सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब आप फर्दर अपनी ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन के बाद जब एसएससी बैंक या रेलवे की तैयारी करेंगे तो उसमें कंप्लीट 9th और 10th का ही सिलेबस होता है। अगर आप 10th के अपने सिलेबस को, मैथमेटिक्स के, साइंस के सिलेबस को अच्छे से करते हैं तो आपको फ्यूचर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये आपका बेसिक स्टेप होता है। 10th, 9th और 10th आपका बेसिक स्टेप होता है। जो आपने बेसिक्स 8 तक, 9 तक, 6 तक या 8 तक, 9 तक आपने पढ़े होते हैं, वो सारे इसमें आपको 10th में मिलते हैं। उनका एक कंपाइलेशन मिलता है। अगर आप 9 10th को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वाकई फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी। और देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोशिश करते रहने चाहिए। आइए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि शो करिए कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 4q प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q हमारा कोई इंटीजर हो सकता है। मैं आपको बताता हूं एक और बार। so that any positive odd integer is in the form of 4q+1 or 4q+3 where q is some integer, जहां q हमारा कोई एक इंटीजर हो सकता है। देखिए आपको डिवाइजर के बारे में खुद ही देखना पड़ेगा। डिवाइजर को आपको कोई बताने नहीं आएगा कि आपको डिवाइजर क्या लेना है। मतलब आपको यहाँ पर डिवाइजर की वैल्यू क्या लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैं अपने डिवाइजर को यहाँ क्या रख सकता हूँ। 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, ये मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 केस बनेंगे, 3 रखूंगा 3 केस बनेंगे, 4 रखूंगा 4 केस बनेंगे, 5 रखूंगा 5 केस बनेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिवाइजर क्या होना चाहिए और हमें कि, किस तरीके से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अपने डिवाइजर को 4 रखूंगा। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था, पहले हम एक नंबर को लेट करेंगे। लेट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल्स टू, जो भी मान लीजिए x मान लेता हूँ। पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल्स टू x। फिर ये हमने लेट कर लिया, फिर हम इसके बाद लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग x बाय 4
on dividing x by 4, let q is a quotient and r is remainder। इतना कर लिया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हम जानते हैं कि जो a होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा और 4 से छोटा होगा। ठीक है। अब इतना करने के बाद हम यहाँ देखेंगे वेयर, ये तो यहाँ लिख दिया, वी नो दैट r इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। हमारे पास चार पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर डिवाइजर हमारा 4 है तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटी बनेगी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। चार पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होंगी? रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है, रिमाइंडर हमारा 1 हो सकता है, रिमाइंडर हमारा 2 हो सकता है, रिमाइंडर हमारा 3 हो सकता है। ये ऊपर का क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे मिटा दूंगा। यहाँ हमारे पास चार केस बनेंगे, चारों केस के बारे में देखते हैं। 1, 2, 3 और 4। सबसे पहला केस होगा जब हमारा r इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। r इक्वल्स टू 0, when r equals to 0, then जब हम यहाँ पे r की वैल्यू डालेंगे, जब हम यहाँ पे r की वैल्यू 0 डालेंगे तो a हमारा 4q के बराबर हो जाएगा। a हमारा 4q के बराबर हो जाएगा। दूसरा, r इक्वल्स टू when r इक्वल्स टू 1, जब हम r को 1 के इक्वल रखेंगे तो देन a इक्वल्स टू 4q प्लस 1, 4q प्लस 1। और हम यहाँ जानते हैं कि जो 4q प्लस 1 है ये एक ऑड इंटीजर फॉर्म है, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा इट इज द फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और हमें यहाँ ये लिखना होगा, देखिए जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो एक इवन नंबर होता है। अब 4q एक ऐसा इंटीजर फॉर्म होगी जो 2 से डिवाइड होगी और ये एक इवन नंबर फॉर्म होगी। देखिए जैसे 4 इंटू क्यू को हम 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जो फॉर्म होगी ये एक इवन इंटीजर फॉर्म होगी। यहां हम लिखेंगे इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ
ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे थर्ड केस, व्हेन r इक्वल्स टू 2, देन a इक्वल्स टू 4q प्लस 2। इट इज द फॉर्म, इट इज, जब हम इस नंबर को देखेंगे तो 4q तो हमारा हमने देखा पहले से ही इवन है, और जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी एक इवन, तो यहाँ लिख देंगे हम इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इवन, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर। फिर हमारा तीसरा केस होगा व्हेन r इक्वल्स टू 3। जब r इक्वल्स टू 3 होगा, देन a इक्वल्स टू 4q प्लस 3, a इक्वल्स टू 4q प्लस 3। देखिए यहाँ हम q की कोई भी वैल्यू डाल ले, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो एक ऑड इंटीजर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज द फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब हमने देखा कि ये हमारा इवन है, ये ऑड है और ये ऑड है, और यही क्वेश्चन हमसे प्रूव करवा रहा था, शो करवा रहा था कि शो करिए कि 4q प्लस 3 और 4q प्लस 1 इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर सम फॉर सम q वेयर q इज सम इंटीजर। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस 4q प्लस 1 and 4q plus 3 4q plus 3 is a form is are forms of positive odd integer where q is some integer। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका यही समाप्त होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अपने यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके अब तक के पढ़े हुए सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा। देखते हैं। सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि शो करिए कि इसमें से कोई एक, ओनली वन आउट, इनमें से कोई एक इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां हमारा n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा लेट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू n। देखिए यहां हमें इक्वेशन देख डिवाइजर सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें पहले से ही गिवन है कि डिवाइजर हमारा 3 है। तो हम यहाँ सीधे सीधे जानते हैं कि हमारी रिमाइंडर की केवल 3 फॉर्म बनेगी। अब यहाँ हमें लिखना होगा ऑन डिवाइडिंग, आप इसको सेकंड लाइन से कॉपी कर लेना, सेकंड क्वेश्चन से, ऑन डिवाइडिंग n बाय 3 let q be a quotient।
एंड आर इज रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हमारा आर है, क्यू हमारा क्वोशिएंट है, डिवाइजर हमें पता चल गया, और एन हमने लेट करा है कि जो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर वो एन है। अब यहाँ हम नेक्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक एन इक्वल्स टू 3q प्लस 8, जहां हम ये लिखेंगे कि r होगा वो हमारा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 3 से छोटा होगा। अब हम यहां लिखेंगे वी नो डैट r इक्वल्स टू, रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है, रिमाइंडर हमारा 1 हो सकता है, रिमाइंडर हमारा 2 हो सकता है, ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब यहाँ पे हम पे 3 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा r इक्वल्स टू 0, दूसरा केस बनेगा r इक्वल्स टू 1, और तीसरा केस बनेगा r इक्वल्स टू 2। यहाँ पे जब हम देखेंगे कि r इक्वल्स टू 0, तो फिर हम ये देखेंगे कि n जो होगा वो हमारा 3q के बराबर होगा, n इक्वल्स टू 3q, क्योंकि r हमारा 0 हो जाएगा। फिर उसने क्वेश्चन में कहा था कि इस, यहां हमने ये देखा पहला, दूसरा उसने कहा था कि n प्लस 2 को भी चेक करना है। अब r इक्वल्स टू 0 पे ही हम n प्लस 2 को देखेंगे, n प्लस 2 को देखेंगे 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा था हमारा n प्लस 4। अब हम इस r इक्वल्स टू 0 को ही n प्लस 4 पे चेक करके देखेंगे, तो यहां आएगा हमारा 3q प्लस 4। ठीक है, अब जब हमने यहां देखा तो हमने यहां देखा कि जो हमारा इस r इक्वल्स टू 0 पे तीनों केस लगाने पर केवल एक ये n इक्वल्स टू 3q एक ऐसी फॉर्म आई है जो 3 से डिविजिबल है। हमने ये देखा यहाँ पे कि r इक्वल्स टू 0 पर, r इक्वल्स टू 0 पर 3q की एक ऐसी फॉर्म आई है जो केवल 3 से डिविजिबल है। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म ओनली 3q is completely divisible by 3। ठीक है, ये आ गया हमारा r इक्वल्स टू 0 पे। देखो आपको यहाँ और भी थ्योरी लिखनी होगी, वेयर यहाँ लिखेंगे व्हेन r इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा देन, फिर ये इक्वेशन करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ लिखेंगे r इक्वल्स टू, व्हेन r इक्वल्स टू 1, व्हेन r इक्वल्स टू 1 देन n इक्वल्स टू 3q प्लस 1, n इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ये पहला हो गया। जब हमने देखा कि n इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तो ये इक्वेशन, ये फॉर्म हमारी 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3q तो कट जाएगा लेकिन 1 3 से नहीं कटेगा। अब देखेंगे हम सेकंड n प्लस 2, n प्लस 2 को जब हमने देखा तो 3q प्लस 1 प्लस 2, यहां हम देखेंगे n प्लस 2 इक्वल्स टू 3q प्लस 3।
ये हो गई दूसरी। यहाँ हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि 3q+3 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3q+3 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे हेयर इन दी फॉर्म 3q+3 इज डिविजिबल बाय 3। लास्ट हमारा रह जाता है n+4। जब हम n+4 को देखेंगे तो यहां देखेंगे 3q+1+4। देखो n तो हमें ये रहा और 4 ये रहा। ठीक है, n इक्वल्स टू 3q+1+4 इक्वल्स टू 3q+5। हमने यहाँ देखा कि 3q+5 हमारा 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, एट r इक्वल्स टू 1, at r equals to 1 there only n+2 is divisible by 3। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे अपना लास्ट, जब हमारा r किसके बराबर होगा, r हमारा 2 के इक्वल होगा, r इक्वल्स टू 2। when r equals to 2 then n equals to 3q+2। ठीक है, अब यहां हमने देखा कि 3q तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन 2 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो हमारी पहली फॉर्म होगी ये हमारी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। फिर हम यहां लिखेंगे कि n+2 इक्वल्स टू 3q+2। देखो n तो हमने ये लिख दिया 3q+2 और +2, तो ये हो जाएगा हमारा 3q+4। 3q+4 सेकेंड, जो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। 3q तो हमारा 3 से कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा। अब हम पे लास्ट रह जाता है n+4। n+4 जहां हम देखेंगे 3q+2 +4, 3q+2 +4, तो ये हो जाएगा 3q+6। 3q+6, देखो ये भी 3 से कट जाएगा और ये 6 भी 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या लिखेंगे, एट द r इक्वल्स टू 2, एट r इक्वल्स टू 2 देयर ओनली या हेयर ओनली n+4 is divisible by there only n+2 is divisible by n+4। n+4 is divisible by 3। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अब इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक और है यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम, वो और समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम जो जो हमारा सेकंड टॉपिक है रियल नंबर का यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम, उस पे बेस एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कराएंगे। उससे पहले हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कराएंगे। अब देख लेते हैं यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। आइए अब हम अपने रियल नंबर के सेकंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम basically it is matter to find the HCF of the numbers।
ये एक मेथड है जिससे हम दो या तीन से ज्यादा नंबरों का एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी एचसीएफ को हम कहते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब उससे पहले आपको फैक्टर समझना होगा कि फैक्टर क्या होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको मल्टीपल भी समझा दूंगा कि मल्टीपल क्या होते हैं। आइए देखते हैं फैक्टर क्या होते हैं। जैसे कि कोई नंबर मान लीजिए, कोई भी नंबर मैंने मान लिया 12। 12 एक नंबर है, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 12 1 से डिविजिबल है। 12 का एक फैक्टर 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा और एक 12 खुद होगा। मतलब मैं बताता हूं कि 12 को आप इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करके देख लीजिए। आप 1 से कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, 6 से कर दीजिए या 12 से कर दीजिए। आप इस 12 को इस किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। मतलब कि 12 इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इन फैक्टर से, इन नंबर से डिविजिबल होगा। इन्हीं को हम 12 के फैक्टर कहेंगे। जैसे कि कोई और नंबर मान लीजिए, मैं मान लेता हूं 48। 48 के फैक्टर क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो 1 ही होगा, 2 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा और 48 भी होगा। मतलब कि अगर मैं 48 को 1 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, 6 से डिवाइड कर दूंगा, 8 से डिवाइड कर दूंगा, 12 से डिवाइड कर दूंगा या 24 या 48 से, तो रिमाइंडर जो आएगा वो मेरा 0 आएगा। इससे पूरा 48 डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। इसी को हम फैक्टर कहते हैं। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि फैक्टर, जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है, फैक्टर उस नंबर के या तो इक्वल हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। फैक्टर कभी भी हमारे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है उस नंबर से कभी भी हमारा फैक्टर बड़ा नहीं हो सकता। अब देखते हैं हम एलसीएम क्या होता है, वो मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल के लिए देखते हैं कि जैसे एक नंबर है 12। 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 का मल्टीपल 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, ऐसे सो ऑन। मतलब कि 12 से 12 में कुछ न कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसे हम कहेंगे 12 का मल्टीपल। जैसे 12 में 1 का मल्टीप्लाई करा तो हमारा 12 आया, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो 24 आया, 12 में 3 का मल्टीप्लाई करा तो 36 आया, 12 में 4 का मल्टीप्लाई करा 48 आया, 12 में 5 का करते 60 आता, 12 में 7 का करते तो 84 आता। ऐसे ही चलता रहता आगे तक। अब आपने एक चीज यहां ऑब्जर्व करी कि जो 12 का मल्टीपल होगा, जो मल्टीपल होता है वो हमारे नंबर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। एचसीएफ हमारे नंबर के बराबर होता है या उससे छोटा होता है और एलसीएम हमारे नंबर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम एचसीएफ क्या होता है। आई होप आपको अब तक एलसीएम और वो फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ गया होगा। अब एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ या जीसीडी। जीसीडी एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है,
एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये दोनों एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब एचसीएफ को आप समझिए, एचसीएफ क्या होता है। मेरे पास कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, मैंने मान लिया 12 और 48, ठीक है। अब मुझसे पूछा कि इसका एचसीएफ बताइए, तो मैंने देखा एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ इन दोनों का वो बड़ा से बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो 12 को भी इजीली काट दे और 48 को भी इजीली काट दे, इन दोनों में से वह बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों में कॉमन हो, जो कि 12 को भी काट दे और 48 को भी काट दे, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ निकालने के एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एक है यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम जो अभी हमने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें क्या होता है, जैसे 12 और 48 का निकालना है तो 12 के फैक्टर करेंगे और 48 का फैक्टर करेंगे। इसको मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे कि ये है 12 और 48, तो 12 के प्राइम फैक्टर करिए, पहले सबसे पहले 12 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3, ये आ गया। अब 48 को काट के देखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। वो सॉरी 2 लिखेंगे, पहले 2 से काट के देखेंगे, हमें प्राइम नंबर से काटना है ना। तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब हम 12 को काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब हम देखेंगे 3। अब हम यहाँ उतारेंगे, यहाँ करेंगे एचसीएफ ऑफ 12 एंड 48, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 और 48 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर मेरा यहाँ पे भी कॉमन है और 3 मेरा यहाँ पे भी कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 48 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3, जो हो जाएगा 12। मतलब 12 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं इसको 12 से काटूंगा 12 को और 48 को 12 से काटूंगा तो रिमाइंडर जो मेरा आएगा वो 0 आएगा। और ये सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को काट डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ला देगा, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा मेथड है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो अभी हमें इसमें पढ़ना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ना है, वो अभी आ गया नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग कोई भी दो नंबर है, उनका हमें एचसीएफ निकालना है। कोई भी दो नंबर ले लीजिए,
जैसे कि मैंने ले लिया 40 और 6। अब हमें, आप मुझे इसका एचसीएफ निकाल के दिखाइए एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन से। उसका आंसर आप कमेंट करना। मैं इसको यूक्लाइड डिवीजन लेमा से बताता हूं। यूक्लाइड जी ने कहा, इसको केस 1 कर लीजिए, केस 1। ठीक है, यूक्लाइड जी ने कहा कि जो बड़ा नंबर होगा, एचसीएफ जिन नंबरों का फाइंड करना है उसमें उन दो टर्म में जो हमारा बड़ा नंबर होगा उस बड़े नंबर को हम लिखेंगे अंदर एज अ डिविडेंड, और जो छोटा नंबर होगा उसे हम लिखेंगे एज अ डिवाइजर। ठीक है, क्या है कि जो हमारा बड़ा नंबर होगा उसे लिखेंगे हम डिविडेंड की तरह, और जो हमारा छोटा नंबर होगा उसे लिखेंगे डिवाइजर की तरह। ठीक है, अब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 6 6 जा 36। ठीक है, 6 6 जा 36। रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से 4। अब जो मेरा रिमाइंडर आया है वो नेक्स्ट उसके लिए डिवाइजर का काम करेगा, और 6 जो है मेरा यहाँ डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 1 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा 4, और डिवाइड में आ जाएगा 2, जो कि मेरा इस सेकंड थर्ड उसके लिए थर्ड डिवाइड के लिए डिवाइजर का काम करेगा, और 4 मेरा डिविडेंड का काम करेगा। ठीक है, अब मैं इसको काटूंगा तो 2 2 जा 4 4 आ जाएगा, और रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। जहां रिमाइंडर 0 आ जाए उसका जो डिवाइजर होगा वही उन दो नंबरों का एचसीएफ होगा, यानी कि एचसीएफ ऑफ 6 and 40 is 2। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया केस 1। अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2, केस 2 में क्या है कि कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं मैंने मान लिया 4 है, और एक दूसरा नंबर है 36। अब मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब जो बड़ा नंबर होगा वो डिविडेंड होगा, और जो छोटा नंबर होगा वो डिवाइजर होगा। ठीक है, अब ये मैंने देखा 36 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 ही 36 का एक फैक्टर है, तो हमने देखा ये चला जाएगा 9 टाइम्स और ये आ जाएगा 36, और ये हो जाएगा 0। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जहां रिमाइंडर 0 आ जाए उसका जो डिवाइजर होगा वही हमारा जो एचसीएफ होगा उन दो नंबर्स का। तो यहाँ हमने देखा कि 4 पे ही हमारा 36 0 हो गया, तो यही हमारा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 4, एचसीएफ ऑफ 4 and 36 is equals to 4। ठीक है, अब ये आपने देख लिया। ऐसे ही आप दो से ज्यादा 3 4 डिजिट का मान लीजिए कोई नंबर होता, मान लीजिए कोई नंबर है 48 और यहाँ कोई नंबर है 216, तो ये 48 मेरा यहाँ रिमाइंडर वो डिवाइजर का काम करता, और 216 मेरा डिविडेंड का काम करता। इस टॉपिक पे बेस हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है, जहां मैं इनको आपको और डीप में एक्सप्लेन करके क्वेश्चन कराऊंगा। अब हम देख लेते हैं, मान लीजिए कोई 3 नंबर है, मान लीजिए कोई 3 नंबर है, हमें उनका एचसीएफ फाइंड करना है 8 48 और 56।
हमें इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम यूक्लाइड डिवीजन लेमा से कभी भी एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमें हमेशा 2 डिजिट लेके चलना होगा, 2 नंबर लेके चलने होंगे। पहला जो टर्म होगा हमारा 8 नंबर, दूसरा होगा 48। 2-2 करके ही हम इसमें एचसीएफ यूक्लाइड डिवीजन लेमा से यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम से फाइंड कर सकते हैं। तो यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए मैंने पहले मान लिया कि 8 हमारा एक नंबर है और जो है 48 हमारा दूसरा नंबर है। तो 48 हमारा डिविडेंट हो जाएगा और 8 हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि ये हमारा 48 है, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 6 टाइम में, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो 8 और 48 का, अब हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 8 and 48 इक्वल्स टू 8, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो यही हमारा ये वाला जो नंबर होगा यही हमारा एचसीएफ होगा 8 और 48 का। जहां मैंने आपको बताया जहां रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा एचसीएफ होगा जिस डिवाइजर पे हमारा रिमाइंडर आ जाए। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अब हम दूसरा जो नंबर मांगेंगे उसके लिए हमारा ये एज अ डिवाइजर काम करेगा और 56 एज अ हमारा डिविडेंड काम करेगा। ठीक है, जो एक चीज ध्यान में रखना, जो हम 2 नंबर का डिवाइजर माने, जो 2 नंबर हमने निकाले हैं, जो 2 नंबर हमने लेट करे हैं, जो माने हैं, उनका जो एचसीएफ आएगा उसी नंबर को हम तीसरे नंबर से रिलेट करेंगे। मतलब अब हमें जो फाइंड करना है वो 8 और 56 का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, जब हम 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइजेबल हो जाएगा 7 टाइम्स में, जो हमारा 0 आ जाएगा। मतलब हमारा 8 ही एचसीएफ होगा 56 और 8 का। तो यहां से हम एक बात कह पाएंगे कि एचसीएफ ऑफ 8 and 56 and 48 is equals to 8. एचसीएफ ऑफ 8, 48 and 56 is equals to 8. आई होप यहां तक आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आज मैंने आपको यूक्लाइड डिवीजन लेमा बता दिया, उस पे एनसीईआरटी और जो हमारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है वो करा दिए। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया यूक्लाइड डिवीजन लेमा क्या होता है, एचसीएफ बता दिया मैंने, फैक्टर और मल्टीपल समझा दिए। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर यहाँ तक आए हैं तो आप इस लेक्चर से सेटिस्फाई होंगे। आप हमें भी सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। और हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।